दोस्तों, आज हम जिस सीरीज को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो हमें सोशल मीडिया की सच्चाई से रूबरू कराती है। ये हमें उसके प्रोज और कॉन्स के बारे में बताती है कि कैसे कुछ चंद फॉलो और लाइक के चक्कर में कोई व्यक्ति क्या से क्या बन जाता है। IMDb पर 7.5 की बेहतरीन रेटिंग के साथ फिंगरटिप वेब सीरीज हमें ये दर्शाएगी कि सोशल मीडिया और पर्सनल लाइफ के बीच बैलेंस मेंटेन करना कितना जरूरी है। अगर व्यक्ति ऐसा ना करे तो वो कर्ज और गलत कामों के दलदल में आसानी से फंस सकता है और वहां से निकलना नामुमकिन है। तो चलिए सस्पेंस को ज्यादा ना बढ़ाते हुए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा ये काम पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी की शुरुआत में हमें रेखा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने बैग को जल्दी जल्दी पैक कर रही होती है। शायद उसे कहीं जाने की जल्दी थी। तभी उसके पास एक आदमी का फोन आता है जो उसे जल्दी करो बोलकर फोन कट कर देता है। जिसके बाद रेखा अपने पासपोर्ट के साथ फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है और उस पोस्ट में लिखती है कि मैं उड़ने जा रही हूँ अपने ख्यालों में। इसके बाद कहानी पास्ट में आती है जहाँ हमें रेखा और उसके पति विजय को इनके नए घर में दिखाया जाता है जो इन दोनों ने साथ मिलकर लोन पर लिया होता है। अब यहाँ जब दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो रेखा खाने की फोटो लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लगती है। इसे देखकर विजय उससे कहता है कि खाना खाते समय तो कम से कम सोशल मीडिया को अपने से दूर रखो। इस पर रेखा कहती है कि नहीं, ये मेरा एम्बिशन है, मुझे एक सोशल मीडिया स्टार बनना है, हर लाइक और फॉलो मुझे खुशी देता है। ये सुनकर विजय थोड़ा शांत और सीरियस हो जाता है। रेखा उससे पूछती है क्या हुआ। विजय कहता है हम पर अब 75 लाख का लोन है जो हमने इस घर के लिए लिया है, मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। रेखा उससे कहती है कि हम दोनों साथ मिलकर आधा आधा करके दे देंगे, तुम टेंशन मत लो। फिर वो दोनों हंसी खुशी एक मैरिड हैप्पी कपल की तरह ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें रेखा को उसके बॉस के कैबिन में दिखाया जाता है। रेखा जब उससे हाथ मिलाती है तो उसके बॉस के हाथ मिलाने के तरीके से हमें पता चलता है कि रेखा के बॉस के इरादे उसे लेकर ठीक नहीं हैं। वो रेखा से कहता है कि मैंने तुम्हारी पोस्ट देखी सोशल मीडिया पर, तुम बहुत प्रिटी लग रही थी। यहाँ रेखा का बॉस उसे अपने साथ दिल्ली चलने के लिए बोलता है जहाँ वो किसी मीटिंग के पर्पस से जा रहा था, लेकिन रेखा इसके लिए मना कर देती है। इसके बाद हमें रेखा और उसकी एक फ्रेंड को ऑफिस के कैफेटेरिया में दिखाया जाता है। रेखा की फ्रेंड उससे बोलती है कि बॉस की हरकतों को ज्यादा नजरअंदाज करना ठीक नहीं है, अगर तुझे कुछ गलत लगता है तो तू कंप्लेन कर सकती है। इस पर रेखा मना कर देती है क्योंकि बॉस रेखा को कभी भी छुट्टी दे देता था और उससे अगर कोई गलती हो जाती थी तो उससे कुछ कहता भी नहीं था। इस लालच में रेखा उसकी हरकतों को नजरअंदाज करती जा रही थी। अब जब रात को रेखा अपने पति के साथ बेडरूम में होती है तो वो अपने फोन में उसे रजनी की फोटो दिखाती है। वो विजय से कहती है कि रजनी एक रॉकिंग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जिसके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। वो विजय से कहती है कि मैं इसी की तरह बनना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे जाने, मुझे फॉलो करें। पर विजय उससे कहता है कि ये सब सच्चाई नहीं है, ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसे ही काम करती है। वो अपने आप पर ध्यान ना देकर दूसरों पर ज्यादा ध्यान देती है। पर रेखा उसकी बात को मजाक में टालते हुए उससे कहती है तुम्हें कुछ नहीं पता इन सब के बारे में, तुम बस अपनी किताब पढ़ो। फिर अगली सुबह जब वो अपने ऑफिस में कुछ काम कर रही होती है तो वो काम करते करते अपनी एक दोस्त लवी को कॉल करती है। लवी उसे बताती है कि उसे एक फोटोग्राफर के बारे में पता चला है जिसका नाम रैक्स है। वो उसे बताती है कि रजनी का फोटो शूट भी रैक्स ने ही किया था। रेखा अब रैक्स से अपना फोटोशूट कराकर जल्दी से एक बड़ी इन्फ्लुएंसर बनना चाह रही थी। वो रात में विजय से इस बारे में बात करती है और उससे कहती है कि मैं इस महीने के रेंट में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मैं कुछ और प्लान कर रही हूँ जो हमारे फायदे के लिए ही है। विजय उससे कहता है कि ठीक है, मैं इस महीने मैनेज कर लूंगा, पर तुम किसी फालतू चीज में इन्वेस्ट मत करना क्योंकि इस समय हमारे ऊपर बहुत लोड है। रेखा उससे कहती है कि मैं बेवकूफ नहीं हूँ, तुम टेंशन मत लो। खैर अगली सुबह रेखा रैक्स के पास जाकर अपना फोटोशूट कराती है और इस फोटोशूट से एक दिन में ही उसके हजारों फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं। वो ये खुशखबरी जाकर विजय को सुनाती है। विजय फोटोज को देखता है और उससे कहता है कि इस फालतू की चीज में तुमने इतना पैसा खर्च कर दिया, ये ठीक नहीं है। पर रेखा अपने फॉलोअर्स की खुशी में उसकी बात को नजरअंदाज कर देती है। अब धीरे धीरे समय बीतता है और रेखा अपनी हर छोटी से छोटी चीज को सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू कर देती है। साथ ही साथ वो लाइव होना भी शुरू कर देती है और ऐसे में धीरे धीरे वो अपने फॉलोअर्स के लिए पूरी तरह से सोशल लाइफ में खो जाती है।
फिर जब विजय का बर्थडे आता है तो रेखा उसे बर्थडे सरप्राइज देती है, पर वो अपने सोशल मीडिया के काम में इतना खो जाती है कि वो विजय पर ध्यान नहीं दे पाती, जिससे गुस्सा होकर विजय वहाँ से चला जाता है। वहीं रेखा जब छुट्टी पर होती है तो वो कुछ पोस्ट करती है जो सच नहीं था, जिसे देखकर विजय उसे फोन करता है और उससे कहता है कि ये सब ठीक नहीं है, तुम झूठा दिखावा कर रही हो। तभी रेखा विजय से कहती है कि मैंने तो ऐसे ही पोस्ट कर दिया था। विजय उससे कहता है कि रियल होना इंसान की असली पहचान है। वो उससे कहता है कि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, मेरे बहुत सारे पेशेंट्स इस समस्या से जूझ रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि तुम उनमें से एक बनो। पर रेखा ठहरी बीवी और बीवियां कभी बात नहीं सुनती, तो ऐसे ही रेखा भी विजय की कोई बात नहीं सुनती और उससे झगड़ने लगती है। साथ ही वो उससे कहती है कि इस महीने में भी वो रेंट का कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाएगी। इससे परेशान होकर विजय कहता है कि मैं अकेला कैसे सब मैनेज कर पाऊंगा। वो उसे मना ही लेती है। फिर जब रेखा ऑफिस में होती है तो वो देखती है कि उसकी सोशल मीडिया पोस्ट पर बहुत लोगों ने कमेंट किए हैं कि उसकी फोटोज फेक हैं और उनमें बहुत ज्यादा फोटोशॉप का यूज किया गया है, जिससे वो दुखी हो जाती है। वो डायरेक्ट रेक्स को कॉल करती है और उससे कहती है कि लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि मेरी फोटोज में फोटोशॉप बहुत ज्यादा यूज किया गया है। रेक्स कहता है कि मैं सब कुछ जल्दी से फिक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे इस वाले फोटोशॉप में कुछ इश्यूज हैं। रेखा कहती है कि क्या हम एक और फोटोशूट कर सकते हैं। रेक्स कहता है कि पहले पिछला उधार चुका दो, उसके बाद कर सकते हैं। तो रेखा इस बार सारा पैसा क्लियर करने का वादा करती है, जिस पर रेक्स उससे कहता है कि स्टूडियो में रिनोवेशन का काम चल रहा है, इसलिए तुम्हें कोई नई लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी, जिसके लिए रेखा मान जाती है और कहती है ठीक है, मैं ढूंढ लूंगी। इसके बाद रेखा सीधे अपने बॉस के पास जाती है और उससे 2 दिन की छुट्टी मांगती है। बॉस कहता है कि तुमने पिछले हफ्ते भी एक छुट्टी ली थी। रेखा कहती है सर, लास्ट मोमेंट पर मेरा फोटोशूट का प्लान बना है, जिस पर बॉस छुट्टी के लिए हाँ कर देता है और पूछता है कि शूट की लोकेशन कहाँ है। तो रेखा कहती है सर, वो अभी तक फिक्स नहीं है। तो बॉस उससे कहता है कि अगर तुम चाहो तो मेरे बीच वाले विला पर शूट कर सकती हो। ये सुनकर रेखा बहुत खुश हो जाती है। तभी बॉस कहता है कि मैं कल बाहर जा रहा हूँ, उससे पहले मुझे प्रेजेंटेशन चाहिए। तो रेखा इसके लिए हाँ कर देती है और फिर जब रात को सब चले जाते हैं तब रेखा अपने डेस्क पर प्रेजेंटेशन तैयार करने लगती है। तभी वहाँ उसका बॉस आता है और उसके कंधे पर गलत तरीके से हाथ रखता है, जिससे रेखा को गंदा फील होता है और वो रोना शुरू कर देती है। अगली सुबह जब रेखा घर पर होती है तो उसकी सोशल मीडिया हैंडल पर लोगों की कमेंट आती हैं, जिसमें लिखा होता है कि उसकी लाइफस्टाइल और पोस्ट सब फेक हैं, जिसे देखकर रेखा बहुत दुखी हो जाती है। फिर वो अपने बॉस से मिलती है तो उसका बॉस कहता है कि मैंने फोटोज देखे थे, बहुत अच्छे थे, अब और आगे क्या प्लान है। ऐसा कहकर वो उसका हाथ पकड़ लेता है। रेखा कहती है कि आप क्या कर रहे हैं। तो बॉस कहता है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, इसीलिए तुम अभी तक यहाँ पर हो, अगर कोई और कंपनी होती तो कब का तुम्हें निकाल चुकी होती। रेखा कहती है कि सर, मैं शादीशुदा हूँ। इस पर बॉस कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा लक बदल सकता हूँ। लेकिन रेखा इस सब से घबरा जाती है और बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। अब रात को जब रेखा और विजय डिनर कर रहे होते हैं तब रेखा के पास बार बार रेक्स की पैसों के लिए कॉल आ रही होती है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाती। विजय उससे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, हम एक ही घर में रहते हैं, फिर भी 6 महीने से हमारे बीच ठीक से बात तक नहीं हुई है। अब मेरी सारी सेविंग्स भी खत्म हो चुकी हैं, मैं आगे का रेंट अब नहीं दे पाऊंगा। विजय कहता है कि क्या तुम्हारे पास कुछ प्लान है। रेखा कहती है कि मुझे नहीं पता और मैंने नौकरी भी छोड़ दी है। ये सुनकर विजय एकदम से गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अब हम घर की EMI कैसे भरेंगे। तुम जॉब छोड़ने से पहले मुझे एक बार बता सकती थी, लेकिन तुमने ये जरूरी नहीं समझा। तभी रेखा कहती है कि मुझे फैसले लेने के लिए तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है, मैं अपने फैसले खुद ले सकती हूँ। विजय कहता है कि तुम पहले ही सोशल मीडिया के नाम पर बहुत पैसा खर्च कर चुकी हो। ये सुनते ही रेखा भड़क जाती है और कहती है कि मुझसे आज के बाद इस तरीके से बात मत करना, वो मेरा करियर है। इस बात को लेकर दोनों के बीच अब बहस होने लगती है। रेखा विजय से कहती है कि तुम भी सब मर्दों की तरह हो, सब मर्द औरतों पर कंट्रोल करना चाहते हैं। अब बहुत हो चुका, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, अब मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। विजय भी गुस्से में उससे जाने के लिए कह देता है, जिसके बाद रेखा अपना बैग पैक करती है और सीधा एक होटल रूम में चली जाती है। वहाँ जाकर वो रोते रोते अपनी पोस्ट को देखने लगती है।
तभी उसके पास रैक्स का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि मैं कल चेक डिपॉजिट करूंगा, अगर वो बाउंस हुआ तो मैं तुम पर लीगल नोटिस करूंगा। अब रेखा इस बात से बहुत घबरा जाती है और फिर अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पर लाइव होती है, जिसमें वो अपने फॉलोअर्स से कहती है कि आज लोग मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, कॉपी कैट और बहुत कुछ। उन्हें नहीं पता कि मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत चीजें खराब चल रही हैं, लेकिन मैं वापस जरूर आऊंगी एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसर बनकर। आप लोग मेरे लिए प्रे करें। इतना कहकर वो लाइव बंद कर देती है। इधर विजय रेखा को दिन रात कॉल करता है पर वो कॉल नहीं उठाती। इससे विजय बहुत परेशान हो जाता है। फिर हम रेखा को देखते हैं जो सीधे अपने बॉस के घर पहुंचती है और फिर हमें वो सीन दिखाया जाता है जो हमने सीरीज की शुरुआत में देखा था, जहां रेखा अपना बैग पैक कर रही होती है। तभी उसका बॉस उससे कहता है, तुम रेडी हो ना? तो रेखा कहती है हाँ। उधर विजय अपने लॉयर से बात करता है और रेखा की वही पोस्ट देखता है जो उसने पोस्ट की थी। रेखा भी बैकपैक करते समय अपनी और विजय की फोटो को देखती है और उसे बैग में रख लेती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड की शुरुआत में हमें कृष्णमूर्ति जी को दिखाया जाता है जो विजय के पेशेंट होते हैं। हम उनको व्हीलचेयर पर बैठा हुआ देखते हैं और उनके पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक में हमें कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है जो कह रहे होते हैं कि इसे मारो, छोड़ो मत। इस सब से हमें पता चलता है कि कृष्णमूर्ति जी के साथ पास्ट में कोई ट्रेजेडी हुई है। इसके बाद सीन पास्ट में जाता है और हमें दिखाया जाता है कि कृष्णमूर्ति जी एक अच्छे आदमी हैं। रोज सुबह वो वॉक पर जाते हैं। ऐसे ही एक रोज जब वो सब्जी लेकर आ रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक लड़का तेज बाइक चलाता हुआ दिखता है जो आगे जाकर एक आदमी को उड़ा देता है। अब कृष्णमूर्ति जी उसके पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि इन अंकल से माफी मांगो, पर वो लड़का ऐसा नहीं करता और उल्टा कृष्णमूर्ति जी को गाली देने लगता है, जिससे वो गुस्से में आकर उसे तमाचा मार देते हैं। फिर जब वो घर पहुंचते हैं तो ये बात जाकर वो अपनी पत्नी गीता को बताते हैं। उनकी पत्नी उनसे कहती है कि तुम्हें क्या जरूरत है दूसरों के मामले में पड़ने की। तभी हमें पता चलता है कि कृष्णमूर्ति जी थोड़े से गुस्से वाले व्यक्ति हैं। इसी वजह से उनका बेटा उनसे दूर है, क्योंकि उन्होंने अपनी बहू को एक बार डांट दिया था और कृष्णमूर्ति जी ने भी अपने बेटे को नहीं रोका। उनकी पत्नी गीता उनसे कहती है कि हमारा एक ही बेटा है, अगर आपने उसे उस दिन रोक लिया होता तो आज वो हमारे साथ होता। इस पर कृष्णमूर्ति जी गुस्सा करते हुए कहते हैं कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है। वहीं हमें उसी लड़के को दिखाया जाता है जिसको कृष्णमूर्ति जी ने तमाचा मारा था। वो अपने दोस्तों को बताता है कि रोड पर मुझे एक अंकल ने तमाचा मारा। उसके दोस्त कहते हैं कि तूने कुछ क्यों नहीं किया। वो कहता है कि रोड पर बहुत सारी भीड़ थी। वो अपने दोस्तों से कहता है कि तुम चिंता मत करो, उसे तो मैं अपने आप देख लूंगा। इसके बाद वो लड़का कृष्णमूर्ति जी का हर जगह पीछा करने लगता है, उन पर नजर रखने लगता है। फिर एक दिन जब कृष्णमूर्ति जी पार्क में टहल रहे होते हैं तो उनके सामने एक बच्ची आ जाती है। वो उससे बात करने लगते हैं। वो लड़का उनकी फोटो खींच लेता है और जाकर फोटोशॉप की मदद से उनकी फोटो पुलिस वालों के बीच में लगा देता है, जिससे कि वो अपराधी लगे। और उस फोटो के नीचे लिखा होता है कि पुलिस ने इस अपराधी को पकड़ा है जो बच्चों को अगवा करता है। वो लड़का इस न्यूज को हर जगह सर्कुलेट कर देता है और रातों रात ये खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल जाती है। फिर जब कृष्णमूर्ति जी अगली सुबह रनिंग के लिए उठते हैं और सैर पर जाते हैं तो उनका एक दोस्त उन्हें वो खबर दिखाता है, जिससे वो टूट जाते हैं। और फिर घर पर हमें उनके कुछ दोस्तों के साथ उनका बेटा दिखाया जाता है जो कहता है कि पापा आप टेंशन ना ले, मैं हूँ ना। आजकल सोशल मीडिया पर कुछ भी वायरल हो रहा है, 4-5 दिन में लोग सब भूल जाएंगे। मैंने इसकी कंप्लेंट भी की है। मेरी जानकारी का एक ऑफिसर है, जब तक कार्यवाही पूरी नहीं होती तब तक उसने कहा है कि आप घर से बाहर ना निकलें। फिर हमें 15 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जब सब कुछ ठंडा हो चुका था। कृष्णमूर्ति जी और उनके कुछ दोस्त शहर के बाहर एक मंदिर के दर्शन को जाते हैं। उन सब दोस्तों में एक दोस्त का बेटा और उसका छोटा लड़का भी था। जब वो सब मंदिर पहुंचते हैं तो उस छोटे बच्चे का पापा उसे थोड़ी देर के लिए कृष्णमूर्ति जी के पास छोड़ जाता है, पर वो बच्चा वहां से भाग जाता है और कृष्णमूर्ति जी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाते हैं। जब वो उसे पकड़ लेते हैं तो वो बच्चा चिल्लाने लगता है। ये देखकर आसपास की भीड़ जमा हो जाती है। उनमें से एक आदमी कहता है कि ये तो वही आदमी है जिसने कुछ दिन पहले एक बच्ची को अगवा किया था। ये सुनकर सब लोग कृष्णमूर्ति जी को मारने लगते हैं। फिर वो लड़का जिसका छोटा बच्चा था और कृष्णमूर्ति जी के दोस्त वहां आते हैं और उन्हें बचा लेते हैं। पर अफसोस कृष्णमूर्ति जी अब कभी चल नहीं पाएंगे, क्योंकि जब वो लोग उन्हें मार रहे थे तब कृष्णमूर्ति जी के पैर में गहरी चोट आई,
जिसकी वजह से वो अब व्हील चेयर पर हैं। यहाँ से हमें पता चलता है कि कैसे सोशल मीडिया ने एक अच्छे खासे बुजुर्ग की जिंदगी बर्बाद कर दी। इधर हमें विजय के दूसरे पेशेंट प्रिया को दिखाया जाता है कि प्रिया के साथ भी पास्ट में ट्रेजेडी हुई है। कहानी यहाँ से फिर से पास्ट में जाती है और हमें प्रिया और उसकी सहेली विद्या को एक कैफे में बैठा हुआ दिखाया जाता है, जहाँ विद्या उसे एक लड़के की फोटो दिखाती है जो विद्या का बॉयफ्रेंड होता है। जब प्रिया उसकी फोटो देखती है तो उसके एक्सप्रेशंस से हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं प्रिया भी उस लड़के को पसंद करती है। प्रिया पूछती है कि ये सब कैजुअल है ना, पर विद्या उससे कहती है कि नहीं, पहले ऑनलाइन चैट करने पर मुझे ऐसा लगा कि सब कैजुअल है, पर जब मैं उससे मिली तो सब सीरियस हो गया। अब मैं उससे बेहद प्यार करती हूँ। ये सुनते ही प्रिया का चेहरा उतर जाता है। तभी वहाँ वरुण नाम का एक लड़का आता है जो विद्या का बॉयफ्रेंड होता है। यहाँ आकर वरुण विद्या के साथ हंसी मजाक करने लगता है। ये देखकर प्रिया थोड़ा चिंतित हो जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी वरुण से प्यार करती है। फिर सीन चेंज होता है और हमें वरुण और विद्या को बेडरूम में दिखाया जाता है। वो दोनों मेकआउट कर रहे होते हैं। इधर प्रिया वरुण को ऑनलाइन देख रही होती है। तभी उसके पास विद्या का मैसेज आता है जो उसे अपनी फोटो शेयर करते हुए कहती है कि आज मैंने और वरुण ने मेकआउट किया, जिसे देखकर प्रिया का माइंड खराब हो जाता है। इसी दरमियान उसके पास वरुण का मैसेज आता है। वरुण उससे पूछता है कि वो क्या कर रही है, पर प्रिया उससे कहती है कि हमें बात करना बंद कर देना चाहिए, ये सब ठीक नहीं है। अब सीन चेंज होता है और हमें विद्या और वरुण को दिखाया जाता है। वो कहीं घूमने के लिए जा रहे होते हैं। विद्या उससे कहती है कि मुझे ड्रॉप करके निकल जाना। तभी वरुण कहता है कि हमें कहीं बाहर घूमने जाना चाहिए, जैसे कश्मीर। तो विद्या कहती है कि बहुत अच्छा प्लान है। तभी वरुण कहता है कि हम तीनों को साथ जाना चाहिए। विद्या पूछती है कि तीसरा कौन, तो वरुण कहता है प्रिया। इतना सुनते ही विद्या गुस्सा हो जाती है और कहती है कि उसे हमारे बीच मत लाओ, ये हमारी रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है, और उन दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है। फिर रात को जब प्रिया, विद्या और वरुण मैच देख रहे होते हैं, तब इंडिया के जीतने पर वरुण बहुत बहुत खुश होता है और वो प्रिया को खुशी से गले लगा लेता है। ये देखकर विद्या को अजीब लगता है। वो नोटिस कर रही थी कि वरुण का मन अब उससे हटकर प्रिया में लगता जा रहा था। वहीं एक दिन विद्या अपने सोशल मीडिया हैंडल पर वरुण का एक पोस्ट देखती है जिसमें वो तीनों थे। ये देखकर वो तुरंत वरुण को कॉल करती है और उससे कहती है कि तुमने हमारे पर्सनल फोटोज को क्यों पोस्ट नहीं किए, और तुमने ऑनलाइन अपना स्टेटस आज भी सिंगल रखा है, तुमने उसे चेंज क्यों नहीं किया। इस पर वरुण उससे कहता है कि ये टेक्निकल प्रॉब्लम है। ऐसा कहकर वो फोन काट देता है। फिर विद्या प्रिया को कॉल करती है और उससे पूछती है कि तुम्हारे और वरुण के बीच क्या चल रहा है, पर प्रिया उसे कुछ नहीं बताती और उसको बातों बातों में टाल देती है। विद्या उससे कहती है कि मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, इस भरोसे को कभी मत तोड़ना, और ये कहकर वो फोन रख देती है। फिर जब रात को वरुण और विद्या क्लब में बैठे होते हैं, तब वरुण विद्या से पूछता है कि प्रिया कब आएगी, पर विद्या थोड़ा गुस्से में उससे कहती है कि प्रिया नहीं आएगी, उसने मुझे फोन करके बताया है। वरुण कहता है ओके, और फिर प्रिया को कॉल करने लगता है। ये देखकर विद्या उसे रोकते हुए कहती है कि क्यों, अगर प्रिया पार्टी में नहीं आएगी तो क्या पार्टी नहीं होगी, और तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है मुझे बता दो। इतना कहकर वो रोते हुए ड्रिंक करने लगती है। गुस्से में वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है, जिससे उसे उल्टी आने लगती है। वरुण ये देखकर सीधा प्रिया को कॉल करता है और उसे ये सब बताता है। ये सुनकर प्रिया तुरंत वहाँ आती है और वो दोनों विद्या को उसके घर छोड़ने जाते हैं। अब वरुण विद्या को बेड पर सुला देता है और उसके बाद वो प्रिया का हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है कि रात को यहीं रुक जाओ ना, और इतना कहकर वो उसके नजदीक आने की कोशिश करता है। पर प्रिया उससे कहती है कि ये सब ठीक नहीं है, ये गलत है, मुझे घर जाना है। ऐसा कहकर वो घर चली जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि वरुण ने विद्या से ब्रेकअप कर लिया है। ये देखते ही विद्या गुस्से में आ जाती है। तभी वहाँ प्रिया आती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ। तब विद्या उसे मैसेज दिखाते हुए कहती है कि उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया है, और ऐसा कहकर वो रोने लगती है। विद्या उससे कहती है कि मुझे जानना है कि उसने ब्रेकअप क्यों किया। ये सुनते ही प्रिया के चेहरे के होश उड़ जाते हैं। फिर जब प्रिया बाहर किसी काम से जाती है तो विद्या उसके फोन से वरुण के सारे मैसेज पढ़ लेती है और पढ़कर शॉक्ड हो जाती है। ये आग उसकी बेस्ट फ्रेंड ने लगाई हुई थी। तभी वो टीवी में एक न्यूज देखती है। उस न्यूज में आ रहा होता है कि पुलिस ने कुछ नक्सलवादियों को पकड़ा है। ये नक्सलवादी देश के खिलाफ उल्टा सीधा बोल रहे थे। पुलिस ने इनको पकड़ा और पकड़कर जेल में डाल दिया। तभी विद्या के मन में एक आइडिया आता है। वो प्रिया के फोन से एक पोस्ट डालती है जिसमें वो नक्सलवादियों को सपोर्ट कर रही होती है। देखते ही देखते ये पोस्ट आग की तरह सोशल मीडिया पर फैल जाती है और प्रिया पुलिस के घर पहुंचती है और उसको अरेस्ट कर ले जाती है।
पुलिस ऑफिसर प्रिया से पूछते हैं कि तुमने वो पोस्ट क्यों किया? तुम पढ़ी लिखी हो, अच्छे परिवार से हो, तुम्हारे उस पोस्ट से उन नक्सलवादियों को बढ़ावा मिल रहा है। प्रिया कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, पर पुलिस ऑफिसर उसकी बात नहीं मानती और उसे जेल में डाल देती है। फिर वहाँ पुलिस स्टेशन में प्रिया के फादर आते हैं और ऑफिसर से रिक्वेस्ट करके उसे वहाँ से छुड़ाकर ले जाते हैं। ऑफिसर प्रिया से कहती है कि अगली बार ऐसा कुछ मत करना, और इतना कहकर उसे छोड़ देती है। अब प्रिया घर पहुंचती है तो वो रोने लगती है और अपने मम्मी पापा से कहती है कि मैंने ये सब नहीं किया। वो दोनों उसे चुप कराते हुए कहते हैं कि हाँ, हमें पता है कि तूने ये नहीं किया है। फिर उनके जाने के बाद प्रिया अपना सोशल मीडिया खोलकर देखती है, जिसमें बहुत सारे लोगों का कमेंट होता है, ये तुमने गलत किया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम देशद्रोही हो। ये देखकर प्रिया और टूट जाती है और बुरी तरह से रोने लगती है। फिर हम देखते हैं कि विद्या के पास उसकी दोस्त का कॉल आता है, जो उसे कहती है कि तुम्हारे और वरुण के बीच क्या हुआ। विद्या कहती है कि तुम ये सब क्यों पूछ रही हो। उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि उसे पता चला है कि वो उसकी एक फ्रेंड को डेट कर रहा है और वो एक बहुत बड़ा गोल्ड डिगर है। ये सुनकर विद्या रोने लगती है। इधर हम प्रिया के पापा को देखते हैं, जो काम से वापस आ रहे हैं। तभी एक आदमी से उनकी लड़ाई हो जाती है। वो आदमी प्रिया के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था। उसके पापा उसे डिफेंड करने के लिए उस आदमी से लड़ पड़े। आसपास के लोगों ने उन दोनों का मैटर सॉल्व करवाया। ये सब होते हुए प्रिया बालकनी से देख रही थी। जब प्रिया के पापा घर में अंदर आते हैं तो वो बहुत गुस्सा थे। गुस्से में वो प्रिया से कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारा जीना हराम हो गया है, तुमने ऐसा क्यों किया। ये सुनते ही प्रिया रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और वो इन सब बातों के बारे में सोचने लगती है। जिसके बाद वो ये फैसला करती है कि मैं अपने जीवन को समाप्त करूंगी, और वो रस्सी लेकर फंदा बनाना चालू कर देती है। रात को जब उसके पापा उसकी मम्मी से कहते हैं कि दोपहर को मैंने उसे बहुत डांट दिया, अब तुम जाकर उसे डिनर के लिए बुला लाओ। जब प्रिया की मॉम उसे उसके कमरे में बुलाने जाती हैं, तो वो देखती हैं कि प्रिया खुद को फांसी लगा चुकी है। वो तुरंत उसके पापा को बुलाती है। वो उसे नीचे उतारते हैं और देखते हैं कि प्रिया की सांस अभी भी चल रही है। वो अपने डॉक्टर दोस्त को घर बुलाते हैं और प्रिया का ट्रीटमेंट करवाते हैं। डॉक्टर प्रिया के पापा से कहते हैं कि इस समय उसे आप दोनों के इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है, और ऐसा कहकर वो डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। जब प्रिया को होश आता है तो वो रोते हुए अपनी गलती की माफी मांगती है और अपने मम्मी पापा को गले लगा लेती है। उसकी इस हालत को देखते हुए उसके पापा वो शहर छोड़ने का निश्चय करते हैं। आखिरी टाइम जाते जाते प्रिया विद्या को मैसेज करती है, पर इसका कोई रिप्लाई नहीं आता, और उधर वरुण एक और नई लड़की को डेट कर रहा होता है। तो इस एपिसोड में आपने देखा कि कैसे सोशल मीडिया ने एक और अच्छी खासी लड़की की जिंदगी खराब कर दी और उसे अपने शहर, अपने दोस्त, सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा। अब नया एपिसोड शुरू होता है और हमें एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है, जो किसी से बात कर रहा था कि मैं फिरौती के पैसे तैयार कर रहा हूँ, उन्हें लेकर कहाँ पहुँचना है। इसके बाद कहानी पास्ट में जाती है और हमें एक लड़की संध्या को दिखाया जाता है, जो गर्ल्स हॉस्टल में अभी नई नई आई है। वो आकर अपने कपड़े चेंज करती है और अपने फोन पर एक लड़के को देखती है, जिसका नाम है राघवन। वो उसके हॉस्टल से 2 किलोमीटर दूर ही रहता है। संध्या उसे राइट स्वाइप करती है और उसे मैसेज करती है। तुरंत राघवन का भी मैसेज आता है और उन दोनों में बातचीत होना चालू हो जाती है। वो दोनों बहुत देर तक बात करते हैं। संध्या को राघवन की बातें अच्छी लगती हैं और वो दोनों मिलने का फैसला करते हैं। राघवन संध्या को एक कैफे पर मिलने के लिए बुलाता है, जहां दोनों की मुलाकात होती है। राघवन एक अमीर बिजनेसमैन है, जिसे देखकर संध्या उससे इम्प्रेस हो जाती है। राघवन के घर से बार बार फोन आ रहे होते हैं, पर संध्या से बात करने के चक्कर में वो फोन नहीं उठाता। फिर बाद में जब संध्या उससे कहती है कि फोन पिक कर लो, तो वो फोन उठाता है। दूसरी ओर से उसकी बीवी की आवाज आती है। यहाँ हमें पता चलता है कि राघवन शादीशुदा है। तभी वो वहाँ से उठता है और संध्या से कहता है कि उसे एक जरूरी काम है। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर जब वो ऑफिस पहुँचता है तो उसका कलीग उससे कहता है कि तुम अपने दोस्त का बहुत फायदा उठा रहे हो। दरअसल राघवन का दोस्त ही उसका बॉस है, इसका वो बहुत फायदा उठाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि राघवन कोई बिजनेसमैन नहीं, वो एक कंपनी में मामूली सा एम्प्लॉय है। बस संध्या के सामने झूठी शान के लिए उससे ये सब नाटक किया था। अब रात को जब राघवन अपने घर पहुँचता है तो उसकी बीवी कहती है कि मेरे इतने कॉल करने के बाद तुमने फोन उठाया, तुम कहाँ बिजी थे। राघवन उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि ऑफिस में बहुत काम था और मैं जब फोन ना उठाया करूं तो कॉल मत किया करो। तभी वहां उसका बेटा आता है, जो उससे कहता है कि पापा आप आजकल बहुत बिजी रहते हो, मुझे और मम्मी को बिल्कुल टाइम नहीं देते। मतलब राघवन का एक बेटा भी है।
फिर पता नहीं क्यों वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहा है। पूरी रात राघवन सोने की बजाय संध्या से बात करता है। वो उसे कैसे भी पाना चाहता है। शायद वो अपनी शादी से खुश नहीं है। अगली सुबह वो अपना दोस्त जो उसका बॉस है उससे मिलने जाता है और उससे कहता है कि उसे कुछ पैसों की जरूरत है। उसका दोस्त थोड़ा दयालु टाइप का है, वो उसकी मदद कर देता है, पर एक्चुअली ये पैसे राघवन ने संध्या को इम्प्रेस करने के लिए लिए होते हैं ताकि वो उसको गिफ्ट दे सके और उसे महंगे महंगे होटल में खाना खिला सके, क्योंकि उसने संध्या के सामने खुद को बहुत रिच दिखाया है। फिर वो कंटिन्यूअसली संध्या से मिलता है, उसे शॉपिंग कराता है, उसे होटल में ले जाता है, उसके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करता है। ये सब होता हुआ एक आदमी देख रहा होता है। ऐसा लग रहा था कि वो उन दोनों पर नजर रख रहा है। फिर एक दिन राघवन संध्या को फोन करके कहता है कि वो अगले हफ्ते महाबलेश्वर जा रहा है और उसे भी उसके साथ चलना है, पर संध्या मना करती है, लेकिन राघवन कैसे भी उसे मना लेता है। फिर वो दोनों महाबलेश्वर के एक होटल में मिलते हैं, जहां राघवन उसे डिनर पर मिलता है। वो उससे कहता है कि मेरे सारे दोस्त भी यहाँ आ रहे हैं, मैंने तुम्हें पहले इसीलिए बुलाया ताकि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर सकूं। फिर वो बातों ही बातों में ड्रिंक्स ऑर्डर करता है। संध्या उससे कहती है कि मैं ये सब नहीं करती, पर वो उसे अपने प्यार का हवाला देकर पिला देता है। जब संध्या को वो चढ़ने लगती है तो वो उसे रूम में ले जाता है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। अब सीन यहाँ से कट हो जाता है और हमें राघवन को कुर्सी से बंधा हुआ दिखाया जाता है, जिसके सामने कोई और नहीं बल्कि संध्या खड़ी होती है। संध्या कहती है कि तुम गलत फंस गए, मेरे पास तो तुम्हारा वीडियो भी है जहां तुम मेरे साथ जबरदस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हो। राघवन को कुछ समझ नहीं आता और वो कहता है कि संध्या तुम ये सब क्या कर रही हो। यहाँ हमें पता चलता है कि संध्या एक फ्रॉड है और वो ऐसे ही लोगों को अपना शिकार बनाती है जो ऑनलाइन लड़कियों को फॉलो करते हैं। वो राघवन के घर पर फिरौती के लिए फोन करती है। राघवन का फोन उसकी पत्नी उठाती है और संध्या से पूछती है कि तुम कौन हो और राघवन कहाँ है। तो संध्या उससे कहती है कि वो मेरे साथ है और उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। संध्या राघवन की पत्नी से कहती है कि अगर तुम अपने पति को जिंदा देखना चाहती हो तो तुरंत 50 लाख का इंतजाम करो, पर उसकी पत्नी कहती है कि हम गरीब लोग हैं, 50 लाख का इंतजाम कहां से करेंगे, और ऐसा कहकर वो रोने लगती है। राघवन की पत्नी के हाथ से फोन राघवन के पापा ले लेते हैं और संध्या से कहते हैं कि 50 लाख बहुत ज्यादा हैं, मैं कैसे ना कैसे करके 10 लाख का इंतजाम कर सकता हूँ। तब संध्या उससे कहती है कि जल्दी से पैसों का इंतजाम करो और अगर पुलिस को बताया तो अपने बेटे से हाथ धो बैठोगे। तभी राघवन के घर वही आदमी आता है जो उन दोनों पर नजर रख रहा था। वो राघवन के पिता से कहता है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और संध्या पर मेरी नजर बहुत दिनों से है, उसने पहले भी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा किया है, आप मेरी मदद करें, मैं उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहता हूँ। अब राघवन की फैमिली के पास पुलिस ऑफिसर की मदद करने के अलावा कोई और चारा नहीं होता। तभी संध्या का कॉल आता है और वो पैसों को ड्रॉप करने की लोकेशन राघवन के पिताजी को बताती है। वो उसी लोकेशन पर पहुंचते हैं और पैसे देकर राघवन को छुड़ा लेते हैं। जब संध्या गाड़ी से आगे जाती है तो वही पुलिस ऑफिसर उसे रोकता है। उसे देखकर संध्या के चेहरे पर शिकन की जगह खुशी होती है और हमें पता चलता है कि वो पुलिस वाला भी संध्या के साथ जुड़ा हुआ है। वो इसीलिए ऐसा करता है ताकि किसी व्यक्ति की फैमिली पुलिस वालों तक ना पहुंचे। दोस्तों, ये एक और कहानी थी जिसमें एक व्यक्ति के साथ ऑनलाइन फरेब होता है और ये एपिसोड भी यहीं खत्म हो जाता है। अब नए एपिसोड की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक बच्चे को देख रहा होता है। उसकी आंखों में दुख और निराशा साफ दिखाई दे रही थी। तभी बच्चे के ऊपर कोई गन तान देता है। वो आदमी कहता है कि नो, ऐसा मत करो, और इसी के साथ कहानी पास्ट में जाती है जहां हमें संजय को दिखाया जाता है जो एक बहुत बड़ा फिल्म स्टार है और कुछ ना कुछ पोस्ट करता रहता है। उसकी पॉपुलैरिटी इतनी होती है कि उसकी हर पोस्ट पर मीडिया वालों की नजर रहती है। तभी हम देखते हैं कि उसका मैनेजर रामलिंगम वहां आता है और वो संजय से कहता है कि कम से कम मेकअप करते समय तो इस फोन से दूर रहिए। इस पर संजय कहता है कि इस फोन ने ही मुझे स्टार बनाया है और इसी की वजह से मैं अपने फैंस से और क्लोज हो रहा हूँ, जिससे मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। रामोजी उससे कहता है कि आप तो कुछ भी लिख देते हैं और मीडिया को जवाब मुझे देना पड़ता है। इस पर संजय कहता है कि मुझे कोई डर नहीं, ना मीडिया का ना किसी और चीज का, मैं एक स्टार हूँ। यहाँ हमें पता चलता है कि संजय अपनी सफलता के मद में बेहद चूर है
वो किसी को कुछ नहीं समझता। फिर संजय तैयार होकर वैनिटी वैन से बाहर निकलता है, जहाँ बहुत सारे फैंस उसका इंतजार कर रहे थे। वहीं रात को जब संजय अपना काम निपटाकर घर जा रहा था, तब उसके फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि तुम अब डाउन जाने वाले हो। पर संजय उस मैसेज को इग्नोर करता है। फिर दोबारा मैसेज आता है, अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए तैयार रहो, तुम्हारी उल्टी गिनती चालू हो चुकी है। पर संजय इसको किसी का मजाक समझकर उस नंबर को ब्लॉक कर देता है। इसके बाद संजय घर पहुंचता है और अपनी बेटी के साथ खेलने लगता है और रात को अपनी बेटी के साथ डिनर करके सो जाता है। फिर सुबह उसकी पत्नी उसे उठाती है और उससे कहती है कि तुमने ये क्या कर दिया, बाहर मीडिया वालों की लंबी कतार है। फिर संजय नीचे पहुंचता है, जहां रामलिंगम पहले से ही मौजूद है। वो संजय से कहता है कि मैंने आपको कल भी समझाया था कि कुछ लिखने से पहले कम से कम एक बार सोचे। संजय उससे कहता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप कहना क्या चाहते हैं। तब रामलिंगम उससे कहता है कि आपने खुद अपनी इमेज खराब करी है। आपको पता है आपने अपने बारे में सोशल मीडिया में क्या लिखा, जिससे सारे फैंस और मीडिया वाले आपके पीछे पड़ गए हैं। मैं उन्हें कैसे संभालूं? संजय रामलिंगम से कहता है कि मैं कैसे पोस्ट कर सकता हूँ, मैंने कल रात से अपना फोन छुआ तक नहीं। तब रामलिंगम उसे बताता है कि कहीं आपने कल ड्रग्स तो नहीं किया। फिर रामलिंगम संजय को उसकी पोस्ट दिखाता है, जिसमें लिखा हुआ था कि आज शाम 6 बजे तक मैं आपको बताऊंगा कि मैं सच में कौन हूँ और मैंने जो भी पाप किए हैं उन सबको आपके सामने पब्लिकली कन्फेस भी करूंगा। ये देखकर संजय दंग रह जाता है। फिर वो अपने फोन में अपने सोशल मीडिया लॉगिन को चेक करने की कोशिश करता है और वो लॉगिन नहीं होता। तब उसे पता चलता है कि उसका अकाउंट और फोन दोनों हैक हो चुके हैं। वो ये बात रामलिंगम को बताता है और अपनी पत्नी को कहता है कि अगर कोई काम हो तो मेरे दूसरे फोन पर कॉल करना। ऐसा कहकर वो वहाँ से निकल जाता है और सीधे अपने दूसरे विला पर पहुँचता है, जहाँ वो कमिश्नर से मिलता है और उन्हें बताता है कि उसका फोन हैक हो चुका है, वो जल्दी से जल्दी कुछ करें। इतनी बड़ी हस्ती होने के कारण कमिश्नर उससे कहता है कि मैं कोशिश करूंगा कि सब जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। तभी टीवी न्यूज पर संजय के बारे में एक न्यूज चल रही होती है कि उन्होंने जो पोस्ट किया है उसकी वजह से फिल्म जगत और राजनीति में हलचल मच चुकी है और शाम को 6 बजे क्या होगा ये अभी भी एक राज बना हुआ है। तभी संजय के पास वही मैसेज आता है जो उसे कल रात को आया था, जिसमें लिखा होता है कि अब मैं तुम्हें एक वुमेनाइजर के तौर पर प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, अगर तुम खुद को बचाना चाहते हो तो कंफर्म करो। पर संजय कुछ नहीं करता। तभी टीवी पर न्यूज आती है कि संजय के सोशल मीडिया अकाउंट से फेमस एक्ट्रेस मधुरिमा का दारू पीते हुए एक वीडियो पोस्ट हुआ है, जिसे देखकर संजय खतरे में आ जाता है और टेंशन में भी। तभी रामलिंगम के पास मधुरिमा का फोन आता है। वो संजय से बात कराने को कहती है। संजय उससे बात करता है और वो कहती है कि तुम मेरी इमेज क्यों खराब कर रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। पर संजय उसे कहता है कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मेरा फोन हैक हो चुका है। पर मधुरिमा उससे कहती है कि अगर मेरे बारे में इसके बाद कोई खबर आई तो मेरे पास भी बहुत कुछ है जो तुम्हें बर्बाद कर सकता है। ऐसा कहकर मधुरिमा फोन काट देती है। इससे संजय और ज्यादा टेंशन में आ जाता है। फिर वो मीडिया के पास पहुंचता है और उनसे कहता है कि मेरा फोन हैक हो चुका है और जो सब आप देख रहे हैं वो मुझे फंसाने के लिए एक साजिश है। इतना मीडिया को कन्फेशन देकर वो वहां से चला जाता है। इसके बाद संजय तुरंत अपने एक दोस्त को कॉल करता है जो आईटी एक्सपर्ट है और उससे मदद मांगता है। वो कहता है कि मेरा अकाउंट और फोन किसी ने हैक कर लिया है, तू जल्दी से मेरे फोन को एक्सेस कर और उसमें से सारी इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर दे। ये सुनकर उसका फ्रेंड कहता है कि इन सब में टाइम लगेगा। तभी वहाँ मधुरिमा आती है जो उससे लड़ने लगती है और वो उससे कहती है कि तुमने मेरा वीडियो मुझसे बिना पूछे कैसे बनाया, तुम्हारे पास और भी वीडियोस होंगे, मुझे बताओ, है ना? अगर वो सोशल मीडिया तक पहुँचे तो तुम्हारा और मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। और ऐसा कहकर मधुरिमा वहाँ से चली जाती है। इसके बाद संजय के पास फिर से वही मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि अगर इन सबको रोकना है और अपना करियर बचाना है तो कंफर्म करो। पर संजय इस बार भी कंफर्म नहीं करता। तभी उसके अकाउंट से एक और पोस्ट हो जाती है जिसमें लिखा है कि मधुरिमा एक ड्रग सप्लाई करने वाली लड़की थी, मैंने उसे स्टार बनाया। ये देखकर तुरंत मधुरिमा का कॉल आता है और वो संजय से कहती है कि तुमने मेरा करियर तो खराब कर दिया, लेकिन अब मेरी बारी है। हालात की नजाकत को देखते हुए संजय तुरंत कमिश्नर को फोन लगाता है और उनसे कहता है कि आप कुछ करेंगे या नहीं, मेरा करियर, मेरी लाइफ सब खराब हो रहा है। कमिश्नर कहता है कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पर तुम्हारे डाउनफॉल में कुछ नेताओं और बड़े लोगों को बहुत दिलचस्पी है।
मतलब अब ये मामला सामाजिक के साथ साथ राजनीतिक भी हो गया है। कमिश्नर कहता है कि पता नहीं मैं तुम्हें कहां तक बचा पाऊंगा, और ऐसा कहकर वो फोन काट देता है। तभी रामलिंगम उसे मधुरिमा का एक पोस्ट दिखाता है जिसमें वो लिखती है कि संजय लड़कियों को इंडस्ट्री में सेक्सुअली अब्यूज करता है। अब इस पोस्ट को पढ़ने के बाद संजय का करियर खतरे में आ गया था। संजय के पास फिर से मैसेज आता है, अगर इतना होने के बाद भी इन सब चीजों को रोकना चाहते हो तो कंफर्म करो। पर संजय ऐसा नहीं करता, जिसके बाद संजय के सोशल मीडिया अकाउंट से एक और वीडियो पोस्ट होती है जिसमें वो एक एक्ट्रेस को ये कहता हुआ दिखाई दे रहा होता है कि अगर इंडस्ट्री में जल्दी ग्रो करना चाहती हो तो मुझे खुश कर दो। ये देखने के बाद संजय के खिलाफ सोशल मीडिया पर कैंपेन चालू हो जाते हैं। लोग उसको जेल भेजने की बात करने लगे थे। अब संजय से मिलने एक मिनिस्टर आता है जो उससे कहता है कि अब तुम कुछ नहीं रहे। वो उससे कहता है कि मुझे यकीन है मेरे बारे में भी तुम्हारे फोन में जरूर कुछ न कुछ होगा। वो संजय से कहता है कि अगर ये सब 5 साल पहले हुआ होता तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता, पर अब मैं चीफ मिनिस्टर का चुनाव लड़ने वाला हूँ। अगर अब कुछ हुआ तो मेरी सीट और सत्ता दोनों जाएंगी। यहाँ संजय उस मंत्री को विश्वास दिलाता है कि मेरा फोन किसी ने हैक कर लिया है, पर मिनिस्टर कहता है कि उस आदमी को तुम्हारी जरूरत है, नहीं तो वो हम सबकी वीडियो एक एक करके सभी को दिखाएगा। उसे तुम्हारी जरूरत है, इसीलिए तुम खुद को उसके हवाले कर दो। पर संजय कहता है कि ये मेरी जान के लिए रिस्की है। तभी मिनिस्टर वीडियो कॉल पर संजय को उसकी बीवी और बच्चों को दिखाता है जिसे मिनिस्टर के आदमियों ने पकड़ रखा था। मिनिस्टर संजय से कहता है कि अगर इन्हें बचाना चाहते हो तो सरेंडर कर दो। संजय फिर एक कन्फेशन वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें वो बताता है कि आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे बेकार और खराब दिन है। आज के दिन ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। फिर वो बताता है कि कैसे उसने लड़कियों को सेक्सुअली असॉल्ट किया, कैसे इंडस्ट्री में ड्रग्स के व्यापार को बढ़ाया और भी बहुत कुछ। फिर वो अपना ये वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है और लिखता है कि संजय's कन्फेशन इज रियल। अब इस वीडियो को पूरा देश देख रहा था जिसमें सभी कहानी के मेन किरदार प्रिया, कृष्णमूर्ति जी, विद्या, राघवन सब शामिल थे। पूरा देश उनके कन्फेशन को देख रहा होता है। संजय की पत्नी भी उसके इस कन्फेशन को देख रही थी। तभी उसके सोशल मीडिया से एक पोस्ट आती है जिसमें वो एक अभिनेत्री के साथ जबरदस्ती करता हुआ दिख रहा होता है। इसके बाद वो सीधा अपने घर जाता है और घर जाकर अपनी पत्नी से मिलता है। वो उससे कहती है कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इतने गिरे हुए निकलोगे। इसके बाद संजय की वाइफ उसे छोड़कर अपनी बेटी के साथ अपने पापा के घर जाने लगती है। यहाँ संजय लास्ट बार अपनी बेटी से मिलता है और उससे कहता है कि आई एम सॉरी बच्चा, तुम्हारा पापा बहुत बुरा आदमी है। इसके बाद पुलिस आती है और संजय को गिरफ्तार करके ले जाती है। दोस्तों, ये कहानी भी बाकियों की तरह सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है जिसमें एक आसमान के सितारे को कब्र में ले जाकर दफना दिया गया। अब सीरीज के अंत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो संजय की अरेस्ट होने की खबर को लैपटॉप पर देखता है और फिर लैपटॉप बंद करके वहां से उठकर चला जाता है। अब ये आदमी कौन है, इसके बारे में हमें अगले सीजन में पता चलेगा जिसमें टोटल 8 एपिसोड्स हैं। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके और लाइक करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आप इसका सेकंड सीजन देखना चाहते हैं तो कमेंट में सीजन 2 लिखना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही शानदार सीरीज के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।